हाय गाइस, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं जो हमारा लास्ट वीडियो था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा टाउन्स में कैसे गया, टाउन्स में लोगों ने कैसे रिएक्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके। अब हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कि जो लोग थे कंट्री साइड में, आपने एक हेडिंग पढ़ी है रिबेलियन इन कंट्री साइड, आपकी बुक में है। तो ये रिबेलियन इन कंट्री साइड ये क्या है? तो रिबेल मतलब हो गया विद्रोह, ठीक है। कंट्री साइड की मैं बात करूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कंट्री साइड से मतलब है कि जो रूरल एरियाज था वहां पे इसका कितना असर हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे, तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों तक ये चीज को फैलाया जा रहा था। तो टाउन्स की बात कर ली अब हम जाएंगे गांवों की तरफ। तो गांवों की तरफ ये क्या रिएक्शन था लोगों का, लोग कैसे उस चीज को ले रहे थे। अब गांव में जो रिबेल है, ठीक है ना, जो नॉन कॉपरेशन है, ये मूवमेंट किस चीज को लेकर आगे बढ़ा? ये लैंडलॉर्ड्स और जो तालुकदार थे ना, इन लोगों के अगेंस्ट में निकलकर आया ये मूवमेंट, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे, आपकी बुक में जो मेन बताया हुआ है, जो फोकस दिया हुआ है, हम उन्हीं चीजों को बात करेंगे। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो बहुत ज्यादा। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि अवध में, ठीक है, अवध कौन सा एरिया है? यूपी का ही एक प्रोविंस है अवध, ठीक है, जहां पे ये अयोध्या, फैजाबाद, ये वाला जो एरिया है ना, ये पहले पूरा एक बड़ा पार्ट जो है यूपी का अवध के रूप में जाना जाता था नाम से। तो अवध में कौन थे? अवध में बाबा रामचंद्र, इन्होंने किसानों को इकट्ठा किया, ठीक है। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है। अब यहाँ पे ये रिबेल कैसे हो रहा है, लोग कौन से लोग हैं जो रिबेल कर रहे हैं? तो वो लोग हैं किसान, ठीक है। अब इन किसानों को मोटिवेट कौन कर रहा है? भाई कोई मोटिवेशन चाहिए ना, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट ले रहे हैं, या वो डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर रहे थे बेसिकली, क्योंकि जमींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए थे, वो उनको रेवेन्यू देते थे, टैक्सेस वगैरह जो जमींदार थे वो पे करते थे किसको? अंग्रेजों के साथ उनकी सांठगांठ होती थी, और वो अपना पूरा फायदा किससे निकालते थे? जो जमींदार होते थे, तालुकदार होते थे, ये अपना पूरा फायदा किसानों से निकालते थे। तो किसान डायरेक्टली तो अंग्रेजों के विरोध में उस चीज को नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं किसके थ्रू? क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है। किस लिए विरोध कर रहे हैं? कि उनको जो रेवेन्यू देना पड़ता है उनकी फसल पर, चाहे वो सही से हो या ना हो, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे रबर, कॉटन और बहुत सारी प्लांटेशन हम यहाँ पे कर रहे थे। क्यों वो करवा रहे थे? वो सारा प्लांटेशन यहाँ करवाते थे और जो मटेरियल है वो ले जाके कहाँ पर? बाहर जाके बेचते थे और अपना पैसा, अपना प्रॉफिट कमाते थे। काम यहाँ पे करवाते थे सस्ते में। बेगार वर्ड आपने एक पढ़ा होगा, बेगार होता है कि आपको काम करवा लिया गया और आपको पैसे नहीं दिए गए। तो इस बेगार के खिलाफ और इस रेवेन्यू के खिलाफ, जो उनसे ज्यादा लिया जा रहा था, जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उन लोगों को मोटिवेट किया बाबा रामचंद्र ने, जिन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल इनका विरोध करना है, इनको बॉयकॉट करना है। तो अब भाई जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जमींदार हैं और जो ये तालुकदार हैं, इनका आप विरोध कैसे करेंगे? आप गांव के लेवल पे उसका विरोध करेंगे, सो दैट यहां पे आपने एक शब्द पढ़ा है नाई बंद, ठीक है, नाई धोबी बंद, ठीक है। नाई धोबी बंद क्या है? कि जो नाई है, धोबी है, नाई कौन है? बार्बर हैं, जो बाल काटते हैं। धोबी हो गए जो कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक है, वॉशरमैन वगैरह, ये जो लोग थे ना, इन लोगों ने बिल्कुल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। किसका? लैंडलॉर्ड्स का। इनका कोई काम नहीं करना है। भाई टाउन्स में लोगों ने कैसे बॉयकॉट किया? जो ब्रिटिशर्स का सामान था, गुड्स था, उसको बॉयकॉट करके कि हमें यूज नहीं करना है। अब लैंडलॉर्ड्स के पास ये लोग कैसे दिखा सकते हैं अपना नॉन कॉपरेशन, कैसे दिखा सकते हैं कि हम आपके किसी भी चीज में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपका, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक हमने बंद घोषित कर दिया है कि हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। तो भाई बेसिक चीजें जो हैं, जैसे बाल कटवाना है, धोबी के पास कपड़े जाने हैं, और मतलब जो छोटे लोग होते थे वो घरों का काम वगैरह करते थे उनके, तो उन सब ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, जी हम नहीं करने वाले ये। तो अब इस चीज को तो कोई अलग से वो खुद नहीं करना शुरू कर देंगे ना। भाई जो बाल काटता है नाई, उसके लिए तो नाई ही चाहिए, जो धोबी है कपड़े धुलता है तो उसके लिए वही चाहिए। तो बात ये है कि सबने इस तरीके से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया रूरल एरियाज में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट और एक बहुत अच्छी बात निकल के आई थी कि जो नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज्ड टू बॉयकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो ऑपरेसिव हो गए जो आप
को दबाकर रखते थे लैंडलॉर्ड्स, उनके खिलाफ ये चीज की गई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पीपीटी में डाला हुआ है, जिसको कोई दिक्कत हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि अवध के एरियाज में बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने किस तरीके से पीजेंट्स को मोटिवेट किया और उन्होंने क्या क्या स्टेप लगाए, या पीजेंट्स जो थे उनकी डिमांड क्या थी। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन इन रेवेन्यूज उनकी डिमांड थी, और बेगार जो था उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट उनकी ये जो नॉन कॉपरेशन चल रहा था उस टाइम उसके अगेंस्ट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि उसी टाइम औध किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। आपके 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि अवध में किसने पीजेंट्स का जो मूवमेंट था उसको लीड किया, तो हमारा आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, जो कि एक सन्यासी थे, ये भी याद रखिएगा। सन्यासी जो होते हैं जो सिर्फ लोगों की देखभाल के लिए उनका जीवन, हम कह सकते हैं वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी फैमिली और दीन दुनिया और किसी चीज से लेना नहीं था, वो एक सन्यासी थे, अकेले रहते थे, अकेली चीजों को करते थे। तो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे, और आप फीजी से आए थे। वो फीजी क्या है, फीजी एक दूसरा देश है, और वो फीजी से कैसे आए, क्योंकि उनको पहले ही मजदूर बना के अंग्रेज जो है वो पहले क्या करते थे, कम पैसे में और कम पैसे देकर लोगों को उठाकर ले जाया जाता था दूसरी जगहों पे काम कराने के लिए देशों में। तो कई बार वो वहीं पे रह गए, वहीं पे मर भी जाते थे वो लोग, और वहीं पे पता नहीं, मतलब जितने सारे मजदूर हैं वो काम करके खुशकिस्मती होते होंगे जो वापस आ जाते हैं इंडिया, है ना। तो उनमें से एक बाबा रामचंद्र भी थे जिनको ले जाया गया होगा कभी, अब क्या है वो किसी तरीके से वापस अब इंडिया आ गए। तो यहाँ आके उन्होंने लगा कि मुझे अपने देश के लोगों के लिए काम करना है, तो उन्होंने किसानों को क्या क्या मोटिवेट किया उस चीज के लिए, पीजेंट्स के लिए। इसी के साथ साथ इसी टाइम पे 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और लोगों ने मिलकर औध किसान सभा बनाई 1920 में। ठीक है, तो ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि औध किसान सभा को किसने लीड किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आसपास कितना अराउंड 300 ब्रांचेस सेटअप कर दी थी इस सभा की, जहां उन्होंने लोगों को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा, दैट मीन्स इतने सारे लोगों को पता चला इन चीजों का, क्योंकि इसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्वॉल्व थे औध किसान सभा में, तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ऐसे थे जिनको पसंद नहीं था ये कि ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ, जो किसान थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन चीजों के बारे में। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने जब एक वायलेंट रूप लेना शुरू किया था, तो अब किसान अपना विरोध एकदम नॉन वायलेंस तरीके से कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने कुछ इसी सभा के, या आप कह सकते हो इस मूवमेंट को लेते हुए कुछ लोगों ने क्या किया कि जो मर्चेंट्स थे, जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, उन्होंने उन पे अटैक करना शुरू किया, उनको लूटना शुरू किया। और जिन्होंने अनाजों के भंडार भरे हुए थे अपने घर में, जो कहते हैं ना जमाखोरी करते हैं, उनको भी लूट लिया गया, वो उठा के फिर जो गरीब किसान थे उनमें बांटने की, इस तरह की चीजें की गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो ये औध किसान सभा और जो उस औध किसान सभा से जुड़े हुए 1920 में जो लोग थे उन्होंने क्या क्या किया, ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। ठीक है, तो आप एक आंसर के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि इन लोगों ने क्या काम किया, पीजेंट्स ने क्या किया, तो एक आप ये परफेक्ट आंसर है, ये एकदम बुक से ही निकाल के मैंने बनाया हुआ है, सो दैट बहुत ईजी लैंग्वेज हो। आप 3 पॉइंट्स क्वेश्चन उसमें, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसमें ये 3 पॉइंट्स लिख के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में। अब हम बात करेंगे कि गुरिल्ला वारफेयर क्या है। आपसे पूछा जाता है कि जो ये मूवमेंट का एक पार्ट था वो आंध्र प्रदेश में किस तरीके से फैला हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में गुडैम हिल्स थी, जहां जो एरिया है वहां पे गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू लोग क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब क्या था, जो हिल्स में जो ये ट्राइबल मूवमेंट है बेसिकली। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। इसमें क्या, जो ट्राइबल थे, ट्राइबल कौन थे, जो जनजातियां होती हैं, जो जातियां होती हैं, जंगलों में रहती हैं भाई, उनका पूरा जो लाइफ है, पूरी जो उनकी जीवन निर्वाह जो है वो उनका किस पे डिपेंड है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पर ऐसे लॉ लेके आ गए थे जिससे जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, वो उनको बेसिकली परेशान करने लगे थे। अब जो फॉरेस्ट
में रह रहे हैं उनकी पूरी लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। भाई उनको लकड़ियां, उनका एक लकड़ी काटते थे, उसको बेचते थे, उससे जो पैसे मिलते थे उससे खाना पीना उनका चलता था। अगर वो कैश में भी काम नहीं कर रहे हैं तो जंगल के जो लकड़ियां हैं उसको यूज करके अपना घर बना रहे हैं, वहां पे अपने जानवर पाल रहे हैं, जानवरों को जंगलों में चरा रहे हैं, तो उनसे दूध, मांस, मच्छी जो भी वो खाते हैं उससे उनका गुजारा चल रहा है। भाई फ्रूट्स खाते थे, वहां पे वेजिटेबल्स उगी हुई खाते थे, तो ये उनके लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ऐसे रूल्स रेगुलेशन ले आए कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, इसको जंगल को कोई नहीं काटा जाएगा, अगर आपने काटा तो आपको वो बंदी बना लेंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है। ट्राइबल्स को वो मतलब बहुत बेकार समझते थे कि ये कौन सी जाति के लोग हैं या ये कैसे लोग हैं, हमें इनसे बहुत बेकार लोग हैं, हमें इनसे बात नहीं करनी है। इस तरह की जो धारणाएं थी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की, वो इस तरह की थी ट्राइबल्स को लेके। अब ट्राइबल्स जो थे वो ऑब्वियसली इन सब चीजों से परेशान होंगे, उनका जो पूरा जीवन शैली है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो उनके ऊपर नए नए कानून लेके आ गए थे, तो इन लोगों ने एक तरह से वहां पे रिबेल किया। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में क्या हुआ, गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि छुप कर वार करना, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है तो वो छुपे रहते थे वहां पहाड़ों के अंदर। आपने अगर अजय देवगन की वो मूवी देखी होगी तानाजी, तो उसमें जो एंट्री होती है वो गुरिल्ला वारफेयर ही कहेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत पहले से ये नीति चली आ रही है कि छुपकर, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जाके आप उसके ऊपर ले भाई हम तो सामने से आ रहे हैं तुझे मार रहे हैं, जब पता है कि हम 5 ही लोग हैं, हम 100 लोगों को कैसे मारेंगे। तो ये क्या एक माइंड गेम होता है, टेक्निक होती थी कि कैसे आपको उनको हराना है। तो वो क्या करते थे, छुप के बैठ जाते थे जंगलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, और जब उधर से कभी गुजर रही है ब्रिटिशर्स की कोई सामान लेके जा रहे हैं या उधर से उनकी कोई टुकड़ी गुजर रही है तो उस पर हमला करते थे वो। तो उन पे हमला करके कोई सामान जा रहा है उस रास्ते से तो उसको लूट लिया, ब्रिटिशर्स हैं उनको मार दिया। तो इस तरीके से ये रिबेल का एक तरीका था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने लीड किया था इस गुरिल्ला वॉरफेयर को गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट। अब देखिए उसने क्या किया था, लार्ज फॉरेस्ट एरियाज जहां पे वो चरवाहे चराते थे जो अपने पशुओं को, तो वो उन्होंने क्लोज कर दिया था। भाई यहाँ पे नहीं आया, मना है, अगर आप अपने जानवरों को यहाँ लेके जाएंगे आपके ऊपर आपको इतना पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उनको जो कैटल्स थे उनको वो चराने के लिए नहीं भेजते थे, मतलब उनको राइट नहीं देते थे कि आप वहां पे चरा सकते हो। आप उनके कैटल्स को, जो ट्राइबल्स थे उनको, जो उनके जो कैटल्स थे उनको एंट्री नहीं देते फॉरेस्ट में। भाई वो कहाँ लेके जाएंगे अपने जो जानवर हैं उनको चराने के लिए, ठीक है। तो और जो भी कलेक्ट करते थे वो फ्यूल वगैरह, फ्यूल भी उनके लिए लकड़ी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी वो कलेक्ट करते थे जंगलों से, उनको उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से बैन कर दिया था। तो ऑब्वियसली एक गुस्से वाली बात थी, एक ये ऑपरेशन कर रहे थे जबरदस्ती ट्राइबल्स पर, तो उन लोगों को गुस्सा आया, तो वो इस तरह के उन्होंने रणनीति अपनाई कि हमें इनको हमला करना है, इनकी चीजों को लेना है, ठीक है। तो गुडेम रिबेल्स अटैक द पुलिस। धीरे धीरे ये जो रिबेल्स थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो अंग्रेज थे उनके पुलिस स्टेशन है उनको आग लगा दी, उनके लोगों को मार दिया, इस तरह की चीजें उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जो अलूरी सीतारमन राजू थे, इनकी एक खासियत ये थी कि इन्होंने अपने आप को बताया था कि मेरे अंदर एक बहुत सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर क्या होती है कि जैसे आप होता है ना कि किसी को टच कर दो तो भाई कोई बीमार है, अगर आप टच कर रहे हैं, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, तो वो आपके टच करने से ही उसकी तबीयत ठीक हो रही है। और इवन वो ये भी दावा करते थे कि मैं आने वाला भविष्य पढ़ सकता हूं। तो लोग उनसे काफी प्रभावित थे, जो भी वो चीजें बोलते थे तो लोग बहुत मानते थे उनकी बातों को। तो उन्होंने इस चीज को आगे उन लोगों का साथ दिया ट्राइबल्स का कि आप लोगों को ऐसे करना है, अंग्रेजों के खिलाफ हमें आगे लड़ना है। और वो प्रिडिक्शंस भी करते थे, तो अगर किसी को गोली लग गई है तो वो उनका ये मानना था कि वो उससे भी उनको कुछ नहीं होने वाला है, एंड वो उसके घाव को उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो उनकी मान्यता लोगों में बहुत ज्यादा थी, बिलीफ जो था वो लोगों का बहुत ज्यादा था अलूरी सीताराम राजू को लेकर, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, अलूरी सीताराम राजू को 1924 में क्या कर लिया गया,
गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो ये हमारा था कि कंट्री साइड में क्या रिबेल हुआ, कैसे विद्रोह हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आसपास, ठीक है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रभावित होकर लोगों ने कैसे किया। आपको याद रखना है, अगर आपको पूछेगा मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो मेन मैंने पॉइंट्स बताए हैं 1 2 3 4 5, इनको आप देख सकते हैं और आंसर्स में बहुत ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। आई थिंक अगर कोई ये वीडियो देखेगा उसके बाद वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, डेफिनेटली चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट भाई आगे काम चलता रहे, मुझे चीजें पता चलती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको सारी मिलती रहे। मैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करूंगी और बाकी चैप्टर्स भी लेके आऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा समझा रही हूँ तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।